जमीन गई चकबंदी में, मर्द गए नसबंदी में, या फिर सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये इमरजेंसी के बाद के चुनावों में जनता पार्टी के वो ऐतिहासिक नारे थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत को उसकी पहली गैर कांग्रेसी सरकार दी थी। नारे, नेता, नीति और राजनीति, ना जाने ये क्या खिचड़ी है जिसे समझने के लिए ना तो हमारे पास समय होता है और ना ही कोई इच्छा, क्योंकि हमें तो यही लगता है कि इस रोज रोज की राजनीति में क्या रखा है। बट हियर इज द कैच, आप पॉलिटिक्स को भले ही इग्नोर कर दें, लेकिन पॉलिटिक्स आपको अफेक्ट ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर 60 वर्ड्स की न्यूज़ पढ़कर अपने पॉलिटिकल व्यूज डिसाइड किए जाएं, या किसी रैंडम इन्फ्लुएंसर के एक्सप्लेनर्स देखकर वोट डालाएं। ना तो ये सोर्सेस सही हैं और ना ही भरोसे के लायक। अधिकतर तो ये किसी ना किसी प्रोपेगेंडा फैक्ट्री के मजदूर ही होते हैं। हम लोग इन नारों को शोर समझकर भुला देते हैं, लेकिन यही नारे कई बार चुनाव की जीत या हार तय करते हैं। वो कहते हैं ना, लोकतंत्र के 4 हैं प्यारे, वोट, जुलूस, झंडे और नारे। इन 4 प्यारों में नारे ही वो कड़ी हैं जिससे आप देश की सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज को बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। अब की बार 400 पार। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए का ये नारा आप सबको याद होगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना था कि मोदी जी की बीजेपी इस नारे से देश में लंबे समय से अटके बड़े रिफॉर्म्स के लिए जनता का साथ मांग रही है। लेकिन लाल किताब लहराते विपक्ष ने इस नारे को ऐसा मोड़ा कि लोगों को अब की बार 400 पार में संविधान बदलने और आरक्षण का अंत करने वाली तानाशाही दिखने लगी। हार्ड रिफॉर्म्स के लिए 400 पार की मांग करने वाली पार्टी को 240 सीटें और गठबंधन की सरकार देकर जनता ने कह दिया कि जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। ऐसे ही अभी आप में से कई लोग कास्ट सेंसस की न्यूज़ सुनकर हैरान हुए थे, भला अचानक से ये बात जात पर कैसे आ गई। लेकिन विपक्ष के युवा नेता राहुल गांधी तो कब से नारा लगा रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक। इस नारे से आपको हर वो इशू समझ आ जाएगा जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, फिर चाहे वो 50% के रिजर्वेशन कैप को हटाने की बात हो, या प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग हो, या बात बात पर संसद में मोदी सरकार में मंत्रियों और अधिकारियों की जात पूछना। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। इस तरह से किसी भी पार्टी के नारों से उसकी आइडियोलॉजी से लेकर उसका एजेंडा और विजन कुछ शब्दों में लोगों तक पहुंच जाता है। ये स्लोगन्स कैची, क्रिएटिव और एनर्जेटिक होते हैं और लोगों को कैंपेन में ही नहीं बल्कि उसके बाद भी याद रह जाते हैं। इलेक्शन कैंपेन में ये स्लोगन्स रैलीज, बिलबोर्ड्स, पैम्फलेट्स, न्यूज़पेपर्स, टीवी और सोशल मीडिया में हर जगह दिखाई देते हैं। इनसे पार्टियां न केवल जनता को लुभाती हैं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी मोटिवेट करती हैं। स्लोगन्स जनता के लिए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की सबसे एक्सेसिबल फॉर्म है। हो सकता है जनता आपको इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़े या ना पढ़े, लेकिन स्लोगन सबको याद रहते हैं। बाहर से भले ही आपको ये नारे एक रेटोरिकल टूल लगें, पर वास्तव में ये ग्राउंड पर पॉलिटिकल एक्शन भी इंस्पायर करते हैं। कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी एक नारे से अपने नेता और वादों को जनता तक पहुंचाकर उनसे एक कनेक्शन क्रिएट करती है। कैसे इन नारों से केवल एक पार्टी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी ही नहीं बल्कि उस समय के सोशो पॉलिटिकल डिस्कोर्स को भी समझा जा सकता है। पर हाँ, ये भी सच है कि लोग बस नारों के आधार पर वोट नहीं करते। कुछ नारे सफल होते हैं तो कुछ नारे विफल भी होते हैं, लेकिन सब नारे महत्वपूर्ण अवश्य होते हैं। और इस वीडियो में हम उन सब नारों की बात करेंगे जिनका स्वतंत्र भारत की राजनीति पर कोई ना कोई प्रभाव रहा है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनाए रखने में हो या सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज को पूरी तरह बदल देने में। सन 1952 स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव। नेहरू की कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था 2 बैलों की जोड़ी और नारा था स्थायी असांप्रदायिक प्रगतिशील राष्ट्र के लिए कांग्रेस को वोट दो। ये बड़ा ही सिंपल सा नारा था। स्थायी क्योंकि तब कांग्रेस के सामने कोई इतनी बड़ी पार्टी ही नहीं थी जो उन्हें टक्कर दे सके। असांप्रदायिक क्योंकि नेहरू जी हमेशा से लिबरल सेक्युलर वैल्यूज के पुरोधा थे। और प्रगतिशील क्योंकि नेहरू जी जैसा प्रोग्रेसिव एलीट उन दिनों कोई था ही नहीं। उस दौर में कांग्रेस को चुनाव में और चुनावी नारों में कोई विशेष टक्कर नहीं मिली। लेकिन हाँ, राष्ट्रहित के विषयों पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जनसंघ ने कांग्रेस को भरपूर टक्कर दी। 1952 में जनसंघ ने कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय का एक ऐतिहासिक नारा दिया। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। उस समय नेहरू अब्दुल्ला की तानाशाही के सामने मुखर्जी शक्तिविहीन थे और इसी संघर्ष में 23 जनवरी 1953 को श्रीनगर की एक सरकारी जेल में रहस्यमयी कंडीशंस में उनकी मृत्यु हो गई। भले ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रहे, लेकिन उनका ये नारा जनसंघ और फिर भाजपा के मन मस्तिष्क में एक लक्ष्य की तरह स्थापित हो गया। उन्हें स्मरण रहा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। स्वतंत्रता के 7 दशक बाद जब भाजपा सरकार में आई, उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके मुखर्जी के इस नारे को क्रियान्वित करके इतिहास रच दिया। और मोदी जी ने
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम धारा 370 को हटाकर। दिस वेरी मच टेल्स यू हाउ पावरफुल स्लोगन्स आर। 1950 के दशक में 2 जनरल इलेक्शंस हुए, चुनाव और नैरेटिव, दोनों में ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा। 1962 के चुनावों में भी कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई। सोशलिज्म से प्रभावित नेहरू जी का फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन था कम्युनिस्ट देशों के साथ गहरी मित्रता। उन दिनों के कम्युनिस्ट चाइना के पक्ष में नेहरू जी ने एक नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन कुछ समय बाद ही अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में विपक्ष ने भी एक नारा दिया, वारे नेहरू तेरी मौज, घर में हमला बाहर फौज। ऐसा इसलिए क्योंकि नेहरू जी ने उस समय भारतीय सेना को यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए भेजा हुआ था। चीन के हमले के बाद नेहरू कभी सही से उभर ही नहीं पाए। 1962 के आम चुनावों से जुलाई 1963 तक 10 बाईपोल्स हुए और कांग्रेस केवल 4 सीट्स जीत पाई। अगस्त 1964 में नेहरू सरकार को अपना पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना पड़ा और फिर 27 मई 1964 को नेहरू जी का दिल का दौरा पड़ने से अकस्मात मृत्यु हो गई। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने और विरासत में उन्हें मिली नेहरू एडमिनिस्ट्रेशन की लेगेसी प्रॉब्लम्स, फूड शॉर्टेजेस, रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन और सोशल अनरेस्ट। इसी बीच अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया और ऐसी विपरीत स्थिति में देश को संबल दिया प्रधानमंत्री शास्त्री जी के एक नारे ने, जय जवान जय किसान। 2 नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है, एक जय जवान और एक जय किसान। पाकिस्तान को कश्मीर पर हमले का उत्तर सेना के जवानों ने लाहौर और सियालकोट पर हमले से दिया, तो वहीं किसानों ने अनाज की उपज बढ़ाकर विदेश के घटिया अनाज पर भारत की निर्भरता कम कर दी। उस संकट के समय में देशभक्त नागरिकों ने भी शास्त्री जी के आह्वान पर प्रतिदिन एक समय का भोजन तक त्याग दिया था। शास्त्री जी ने तब चंद्रबाबू सुब्रमण्यम को भी अपनी कैबिनेट में कृषि मंत्री बनाया, जिन्होंने आगे चलकर MS स्वामीनाथन के साथ देश में ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी थी। अनफॉर्चुनेटली शास्त्री जी बहुत अधिक नहीं जिए और 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद डिक्लेरेशन साइन करने के एक दिन बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। फिर 1967 में अगले आम चुनाव में कांग्रेस ने 520 में से 283 सीट लाकर जीत तो ली, लेकिन ये पहली बार था जब विपक्ष ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी। इसके बाद पहली बार पंजाब, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मद्रास और केरल जैसे राज्य गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकार बनी। यानी अब सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष के नारे भी जोर पकड़ रहे थे। जहां एक ओर जयप्रकाश नारायण और लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं की राजनीतिक ख्याति बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर नेहरू की उत्तराधिकारी इंदिरा को उन दिनों में गूंगी गुड़िया कहा जा रहा था। 1967 के चुनावों में भारतीय जनसंघ ने अपने नारों में कांग्रेस पर भरपूर कटाक्ष किया। 60 के दशक में जनसंघ का चुनाव चिन्ह था दीपक और कांग्रेस का 2 बैलों की जोड़ी। तो ऐसे में जनसंघ ने नारा दिया, जली झोंपड़ी भागे बैल, ये देखो दीपक का खेल। कांग्रेस ने अपने नारे से इसका उत्तर दिया, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। एक और नारा भरपूर चला, जनसंघ को वोट दो, बीड़ी पीना छोड़ दो। बीड़ी में तंबाकू है, कांग्रेस वाला डाकू है। यहाँ जनसंघ के इस नारे ने एक तीर से 2 शिकार किए, बीड़ी, तंबाकू और कांग्रेस। जनसंघ ने देश से दोनों का नशा छोड़ने की बात कह दी। इसके बाद जहां जनसंघ की सीटें 2 गुने से भी अधिक हो गईं, तो वहीं कांग्रेस की 78 सीटें कम हुई। अब जैसे भी हो, कांग्रेस चुनाव जीत चुकी थी और कांग्रेस सिंडिकेट ने इंदिरा को गूंगी गुड़िया समझकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया था। पर ये पुराने कांग्रेसी इंदिरा को अपनी कठपुतली नहीं बना पाए। इंदिरा भी अपने पिता नेहरू की तरह भारत में सोवियत यूनियन जैसी सोशलिस्ट पॉलिसीज लागू करके अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। ये करने के लिए उन्होंने पहले सभी प्रमुख बैंक्स को एक झटके में नेशनलाइज कर दिया और फिर फॉर्मर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई से फाइनेंस मिनिस्ट्री छीन ली। इसके बाद 1969 के राष्ट्रपति चुनावों में जब कांग्रेस सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया, तो इंदिरा ने कांग्रेसी लेजिस्लेटर्स से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वीवी गिरी के पक्ष में वोट डलवा दिए एंड विद द बेयरेस्ट ऑफ मार्जिन्स वो भारत के 4थे राष्ट्रपति बन भी गए। इंदिरा को कांग्रेस से निकाल दिया गया और यहाँ से कांग्रेस 2 टुकड़ों में बट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। अब कांग्रेस ओ, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने इंदिरा हटाओ का नारा चला दिया। 1971 के चुनावों में इंदिरा की कांग्रेस आर ने नारा दिया, गरीबी हटाओ देश बचाओ। देश उन दिनों गरीबी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इंदिरा के नारे ने लोगों को संदेश दिया कि कोई तो उन्हें सुन रहा है। इसी एक नारे के भरोसे पर लोगों ने चुनाव में कांग्रेस आर के गाय बछड़े पर मोहर लगा दी और इंदिरा चुनाव जीत गई। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और भारत की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया।
लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे इंदिरा काल में देश की दुर्गति होने लगी। महंगाई और भ्रष्टाचार अपने चरम पर थे। फिर कुछ नारों से विपक्ष ने जनता से कहा, महंगाई को रोक न पाई वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। एक नारा और प्रसिद्ध हुआ, देखो इंदिरा का ये खेल, खा गई राशन पी गई तेल। इस बीच सन 73-74 में गुजरात में कांग्रेस के विरुद्ध स्टूडेंट्स एजिटेशन शुरू हो गए और फिर 1974 में जेपी ने बिहार मूवमेंट में संपूर्ण क्रांति की घोषणा कर दी। तब तक इंदिरा के धुर विरोधी राजनारायण के केस पर पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनावों में रायबरेली की लोकसभा सीट धांधली से जीती है, इसीलिए उनकी जीत अमान्य है। इंदिरा जी से लोकतंत्र के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सहन नहीं हुआ और उन्होंने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। मैंने शुरू में आपसे कहा था, लोकतंत्र के 4 हैं प्यारे, वोट, जुलूस, झंडे और नारे। इंदिरा ने इस काले इमरजेंसी काल में विपक्ष के वोट, जुलूस, झंडे और नारे तो दबा दिए, लेकिन अपने नारे जनता को खूब रटाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डीके बरुआ इमरजेंसी को अतिआवश्यक बताते हुए बोले, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। इंदिरा जी ने जनता से कहा, अधिकार आपके हाथ में है, इसीलिए काम ज्यादा बात कम। अब क्योंकि इंदिरा ही इंडिया हो गई थी, तो हो सकता है उस समय वो कांग्रेस के हाथ को ही भारत का हाथ बता रही हो, क्योंकि इमरजेंसी में इंदिरा सरकार के अतिरिक्त तो किसी और के हाथ में कोई अधिकार बचे नहीं थे। इंदिरा ने इमरजेंसी में अपने काले कारनामे छुपाने के लिए प्रेस और प्रोटेस्ट दोनों का गला घोट दिया था, लेकिन फिर भी उस समय के नारों में सब दर्ज हो गया। जमीन गई चकबंदी में, मर्द गए नसबंदी में। नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय और बंसीलाल। संजय की मम्मी बड़ी निकम्मी और बेटा कार बनाता है, माँ बेकार बनाती है। ये नारे अपने आप में इतने ताकतवर हैं कि मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस समय जनता के मन में क्या चल रहा था सब पता चल रहा होगा। इसके बाद इमरजेंसी हटी और 1977 के आम चुनावों का बिगुल बज गया। अब फिर एक बार राजनीतिक नारों का घमासान हुआ। इस बार बारी विपक्ष की थी। इंदिरा के गरीबी हटाओ वाले नारे को जेपी ने नया स्वरूप दे दिया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। जेपी ने इंदिरा के शासन को उखाड़ देने वाले एक प्रसिद्ध नारा और दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इन नारों के उद्घोष के बीच जनता पार्टी गठबंधन के नेतृत्व में देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री बने इंदिरा सरकार में डेप्यूटी पीएम रहे मोरारजी देसाई। इंदिरा रायबरेली की अपनी सीट तक राजनारायण के सामने हार गई। ये वही चुनाव थे जहां से हिंदी बेल्ट में कांग्रेस का पतन शुरू हो गया, क्योंकि इन्हीं चुनावों ने उत्तर भारत की राजनीति में चंद्रशेखर, लालू यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह जैसे कई क्षेत्रीय नेताओं के राजनीतिक उदय की उद्घोषणा भी कर दी थी। जनता पार्टी की सरकार सिद्धांतों पर बने एक सशक्त गठबंधन से अधिक इंदिरा को हराने के लिए साथ आए राजनेताओं का समझौता थी। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बनते ही इंदिरा गांधी स्टाइल में 9 कांग्रेस रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया। लोगों में कांग्रेस और इंदिरा के प्रति सहानुभूति बढ़ने लगी और जनता दल के अलग अलग गुटों में आपसी मतभेद। दिसंबर 1978 में इंदिरा संसद में वापसी के लिए कर्नाटक के चिकमगलूर से बाई इलेक्शन लड़ी। इस चुनाव में देवराज उर्स का दिया एक नारा बहुत चला, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमगलूर चिकमगलूर। इंदिरा ये उपचुनाव जीत भी गईं, तो वहीं चौधरी चरण सिंह ने जनता दल की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ कंट्री इज अनसर्टेन। इन द जनता पार्टी में ब्रेक। लोकसभा में सरकार 298 में से 246 सीट पर आ गई और 15 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद त्यागना पड़ा। चरण सिंह ने जनता पार्टी सेक्युलर नाम से एक नई पार्टी बनाई और देवराज उर्स की कांग्रेस यू और इंदिरा की कांग्रेस आई के सहारे भारत के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अब मौके पर चौका लगाते हुए इंदिरा की कांग्रेस ने जनता पार्टी एस की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। देश के सबसे बड़े किसान और जाट नेता को इंदिरा ने 1 महीने भी प्रधानमंत्री नहीं रहने दिया। If you read it carefully, it is not at all devastating. They found nothing. After spending vast amounts of money, they have found absolutely nothing, no corruption of any kind. चुनाव आयोग ने चुनाव जल्दी करवाने की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 1980 में आम चुनाव जनवरी की कड़ाके भरी ठंड में हुए। इस चुनाव में कांग्रेसी कवि श्रीकांत वर्मा के एक नारे की भरपूर धूम रही, जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। आपको याद होगा 1971 के चुनावों में जनसंघ ने इंदिरा के विरुद्ध एक नारा दिया था, देखो इंदिरा का ये खेल, खा गई राशन पी गई तेल। पूरे 1 दशक बाद भी कांग्रेस ने इस नारे का बदला लिया, जनता हो गई फेल, खा गई चीनी और मिट्टी का तेल।
उन दिनों लोगों को राशन में चीनी और स्टोव जलाने के लिए केरोसिन ऑयल मिला करता था। इंदिरा के पास जनता की सहानुभूति थी और जनता पार्टी सरकार की हौज पौज का उदाहरण। लोगों के मन में ये नारे और उसका संदेश घर कर गए और कांग्रेस आई 353 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत से सरकार में आई। इंदिरा की वापसी की आंधी में जनता पार्टी तो उड़ गई, लेकिन कम्युनिस्टों की टैली में बड़ी बढ़ोतरी हुई। 80 के दशक में उनके नारे इतने लोकप्रिय तो नहीं थे, लेकिन महत्वपूर्ण अवश्य थे। धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप ना रहेगी। ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का वही आइडिया है जिसे आजकल राहुल गांधी फैलाते फिर रहे हैं। फिर एक नारा था, दाम बांधो काम दो वरना गद्दी छोड़ दो। एक ओर जहां कम्युनिस्टों का उदय हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर जनता पार्टी टूटकर बिखर रही थी। भारतीय जनसंघ वाले खेमे ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव आयोग से जनसंघ के सिंबल पर क्लेम किया, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे ठुकरा दिया। फिर अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी, जिसका निशान था कमल का फूल और झंडे में जनसंघ के राष्ट्रवादी विचारों का केसरी रंग और जनता पार्टी की लेगेसी क्लेम करने के लिए हलधर किसान के पीछे का हरा रंग। अब इंदिरा गांधी ने सरकार में आते ही 9 स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स की असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया। इसके बाद हुए चुनावों में जनता पार्टी की असफलता को इंदिरा के पक्ष में मोड़ने में उनके बेटे संजय गांधी का बड़ा रोल था। 23 जून 1980 को दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश में इंदिरा के राजनीतिक उत्तराधिकारी संजय गांधी की केवल 33 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अब संजय की जगह ली इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे राजीव गांधी ने, पर संजय की अचानक मृत्यु के बाद इंदिरा कभी उभर ही नहीं पाई। पंजाब में भिंडरावाले का खालिस्तान आंदोलन उनके गले की फांस बन गया था। इंदिरा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार से भिंडरावाले को तो खत्म कर दिया, लेकिन उसकी काली परछाई इंदिरा के अंत का भी कारण बनी। 1984 के चुनावों का सबसे लोकप्रिय और प्रबल नारा एक ही था, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। इन चुनावों में राजीव गांधी की कांग्रेस को 514 में से 404 सीटें मिली थी। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक का पहला और अकेला अवसर था जब किसी पार्टी को लोकसभा में 400 पार सीटें मिली थी। अधिकतर लोगों के लिए इतनी बड़ी बहुमत का कारण एक ही था, इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद राजीव के प्रति सिंपैथी वेव। लेकिन अगर आप इस समय के राजनीतिक नारों में निहित संदेशों को समझेंगे तो आपको एक बिल्कुल अलग वास्तविकता दिखाई देगी। कांग्रेस ने इन चुनावों में पहली बार प्रोफेशनल एड एजेंसीज के थ्रू अपनी नेशनलिस्ट मैसेजिंग बहुत ही क्लियर रखी थी। कांग्रेस ने जनता से कहा कि पूरे देश में सेपरेटिस्ट और रीजनलिस्ट मूवमेंट अपने चरम पर है और इनके सामने केवल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो भारत की अखंडता और एकजुटता के लिए खड़ी है। 1984 में कांग्रेस का एक प्रमुख नारा यह भी था कि राजीव गांधी का ऐलान नहीं बनेगा खालिस्तान। कांग्रेस के इस नारे और संदेश के बल पर देश भर के राष्ट्रवादी हिंदुओं को राजीव की राजनीति पर भरोसा हो गया था। आप स्वयं सोचिए, ये वो समय था जब पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादी निर्दोष हिंदुओं को मार रहे थे, असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे थे, तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में कई 100 दलितों का इस्लाम में धर्मांतरण कर दिया गया था। ऐसे समय में हिंदुओं को अपनी सभी आशंकाओं का एकमात्र उत्तर कांग्रेस से आता हुआ दिखा। पर इस समय में भाजपा कहां थी? क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटीज तो भाजपा के उदय के लिए एकदम अनुकूल थी। इस फिनोमेना को समझने के लिए 2 नई पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इन पुस्तकों से मुझे एक निष्कर्ष ये मिला कि उस समय भाजपा के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ग्राउंड सिचुएशन को पढ़ने में पूरी तरह से चूक गए। कारण भाजपा के उदय में 70s के जेपी मूवमेंट में निहित समाजवाद का प्रभाव। आप स्वयं सोचिए, एक ओर तो हिंदू वोट बैंक बढ़ रहा है और दूसरी ओर एक हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवाद के इतिहास वाली पार्टी अपनी राजनीति को सेक्युलराइज करने में लगी है। पार्टी ने अपने संविधान में जिस गांधीयन सोशलिज्म को अपना प्रमुख सिद्धांत बनाया वो जेपी के समाजवादी आंदोलन की देन था। वहीं 80 के इसी दशक में कांग्रेस लगातार अपनी राजनीति का हिंदूकरण कर रही थी। यानी आज की भाजपा और कांग्रेस 80 वाली भाजपा और कांग्रेस से ठीक उल्टी राजनीति कर रही है। पर हिंदुओं के प्रति कांग्रेस और राजीव की ये गुडविल बहुत जल्दी छूमंतर भी हो गई, क्योंकि इस पार्टी के लिए ये सब स्वाभाविक था ही नहीं। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री 89 के चुनावों में हार कर बाहर हो गए। कारण अंधाधुंध भ्रष्टाचार और मुस्लिम तुष्टीकरण। आप नारे सुनिए और समझ लीजिए। गालों पर जो लाली है तोपों की दलाली है। यहाँ तक कि गली गली में लकड़ियों से नकली तोपे और बंदूकें बनाकर छोटे छोटे बच्चे तक ये नारा लगाते थे कि वीपी सिंह का एक सवाल, पैसे खाया कौन दलाल। 1989 के चुनावों में राजीव गांधी के ही मंत्री रहे वीपी सिंह ने जनता पार्टी और लोक दल के अलग अलग धड़ों को मिलाकर जनता दल बनाया। इन चुनावों का सबसे प्रसिद्ध नारा था, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। ये नारे जनता के मन को भा गए और वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने और देवीलाल उनके डेप्यूटी। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
इन चुनावों तक आते आते भाजपा ने भी लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में हिंदुत्व की राह पकड़ ली और 85 सीटें लाकर एक बढ़िया वापसी की। वैसे इस दशक में कुछ नारे ऐसे भी थे जो सफल तो नहीं हुए लेकिन बहुत प्रसिद्ध हुए, जैसे चलेगा मजदूर उड़ेगी धूल, ना बचेगा हाथ ना रहेगा फूल, या फिर लाल किले पर लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। 80-90 के दशक तक आते आते पूरे भारत में जाति आधारित पार्टियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुकी थी। काशीराम ने उत्तर प्रदेश की धरती से दलित राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रासंगिक बना दिया। 1973 में उन्होंने बामसेफ बनाया, फिर 81 में बना DS4 और उसी से 1984 में निकली बहुजन समाज पार्टी। ये ऐसी पार्टी थी जो शुरू से ही अपने एग्रेसिव और कंट्रोवर्शियल स्लोगन्स के लिए जानी जाती थी। अपने वोटिंग बेस को आधार बनाकर उन्होंने नारा दिया, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। 1983 में काशीराम ने दिल्ली के आसपास के 7 जिलों में दलितों के बीच साइकिल लेकर घूमे और उनकी इस यात्रा से एक नारा निकला, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। फिर बसपा के और भी कई नारे आए, जैसे वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SP और DM। इसी दौर में बिहार में जाति आधारित राजनीति में हिंसा और अराजकता आम बात बन गई और उस समय के नारों में ही साफ दिखता है, जैसे भूरा बाल साफ करो, यानी इसमें भूमिहार राजपूत ब्राह्मण और लाला वर्ग पर हिंसा की बात कही जा रही थी। ये 90 के दशक में अपने चरमोत्कर्ष पर चल रही पिछड़ी जातियों की राजनीति को दिखाता है। ये वो समय है जब देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद OBC रिजर्वेशन शुरू हो गए थे, जिससे पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना अचानक से बहुत प्रबल हो गई थी। इसी दौर में बिहार के कई और नारे भी प्रसिद्ध हुए, जैसे जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, और ऊपर आसमान नीचे पासवान। राम जन्मभूमि actually belongs to Hindus. It's all Hindu only. We are all Hindu and we are supporter of Hindu. और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? 1990 के दशक में अगर देश भर के हिंदुओं के लिए कोई सबसे बड़ा विषय था तो वो था राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन। इस आंदोलन से जितने अद्भुत और जोशीले नारे निकले उन पर तो अलग से शोध प्रकाशित किया जा सकता है, जैसे जिस हिंदू का खून न खोले खून नहीं वो पानी है, देश धर्म के काम न आए वो बेकार जवानी है, तेल लगा लो डाबर का नाम मिटा दो बाबर का, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। 90 के दशक की राजनीति को जाति और धर्म की राजनीति के द्वंद्व के रूप में देखा जा सकता है और इस दौर के नारों में भी वही झलकता है। अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? बाबरी विध्वंस के बाद जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो उन्होंने एक नारा दिया, मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। विदाउट अ डाउट ये एक ब्लास्फेमस नारा था जिसे सपा बसपा के समर्थक हिंदुओं ने लोकप्रिय बनाया था। लेकिन क्या आपको पता है ये घटिया नारा दिया किसने था? इटावा से बसपा के एक मुसलमान नेता खादिम अब्बास ने। अब ये आप स्वयं समझिए कि जब जब हिंदू जातिगत राजनीति में अंधे होते हैं तो उसका लाभ उठाने सबसे पहले कौन आता है? खैर, बाद में जब भाजपा सत्ता में आई तो उसने इस नारे का उत्तर दिया, मिट गए मुलायम काशी राम सदा रहेंगे प्रभु श्री राम। 90 के दौर की राजनीतिक अस्थिरता का अंत हुआ अटल बिहारी वाजपेयी की एक पूर्णकालिक सरकार में और इसी संदर्भ में 1996 और 98 के चुनाव में भाजपा ने नारा दिया, सबको देखा बारी बारी अब की बारी अटल बिहारी। अटल जी की सरकार में जब 2004 में अर्ली इलेक्शंस अनाउंस किए तब भाजपा का नारा था इंडिया शाइनिंग। बढ़ने के लिए राहें इतनी रोशन कभी ना थी, भारत उदय। कहने को इस नारे से लग रहा था कि सब सही है, लेकिन गरीबी से जूझ रही भारत की जनता के लिए ये नारा जमीनी सच्चाई से बिल्कुल कटा हुआ था। इंडिया शाइनिंग के रिस्पॉन्स में कांग्रेस ने भाजपा से पूछा कि इसमें आम आदमी को क्या मिला और फिर एक सफल नारा दिया, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। देश की राजनीति का केंद्र माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में अब समीकरण बदल चुके थे। सपा और बसपा अब नई पार्टियां नहीं रही थी बल्कि बड़ी पार्टियां थी और ये बदलाव उनके नारों में भी दिखता है। 2007 के चुनावों में बसपा बहुजन के साथ साथ सर्वजन की ओर बढ़ गई और अपने वोटर बेस को बढ़ाने के लिए उसने एक नारा दिया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। सपा के गुंडा राज के विरोध में बसपा ने नारा दिया, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। सपा ने भी अपने कद्दावर नेता के पक्ष में एक नारा दिया, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। 2009 के आम चुनाव आते आते केंद्र की राजनीति पर कांग्रेस की पकड़ सशक्त हो रही थी। मनमोहन तो मौन थे, लेकिन सोनिया गांधी कांग्रेस की सर्वे सर्वा बन चुकी थी। कांग्रेस ने नारा दिया, तूफान नहीं आंधी है, ये दूसरी इंदिरा गांधी है। जहां कांग्रेस में एक स्ट्रांग लीडरशिप पोर्ट्रे की जा रही थी, वहीं भाजपा उसी पुरानी लीडरशिप के साथ मजबूत नेता निर्णायक सरकार जैसा नारा दे रही थी।
जो लोगों के बीच चला ही नहीं। पर इसके बाद कांग्रेस सरकार का दूसरा कार्यकाल में घोटाले, भ्रष्टाचार, महंगाई और आतंकी हमलों के कारण एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी बन गई, जिसका लाभ उठाने के लिए भाजपा बिल्कुल तैयार बैठी थी। कांग्रेस के लेम डक प्राइम मिनिस्टर के सामने भाजपा के अब तक के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता खड़े थे। भाजपा के नारे सीधे, सरल और स्पष्ट थे, जैसे अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं। इन नारों में एक पॉजिटिव चेंज का प्रॉमिस था। अ मोदी वेव केम एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। 2019 में कांग्रेस ने अपने नारों में एक नेगेटिव कैंपेन चलाया। उन्होंने जनता से कहा कि चौकीदार चोर है, लेकिन जनता को इस पर कोई भरोसा नहीं था और सीटें कम होने की जगह मोदी की भाजपा का बहुमत पहले से ही और बढ़ गया। 2024 के चुनावी नारों के बारे में मैं आपको वीडियो के शुरू में बता ही चुका। वैसे इन चुनावों में भाजपा को जो झटका लगा, उसे न्यूट्रलाइज करने में महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण चुनावी राज्य में भाजपा के एक चुनावी नारे ने पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल दिया था। और ये नारा था योगी जी का दिया हुआ नारा, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक है तो सेफ है वाली इमोशनल अपील के साथ जनता तक पहुंचाया। ऐसे ही 2026 के बंगाल चुनावों में भी भाजपा के नए नारों के साथ लगकर जनता ने टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंका। भाजपा ने टीएमसी के खेला होबे का उत्तर दिया, ई बार खेला शेष होबे, यानी इस बार खेल खत्म हो जाएगा। और वो हुआ भी। पलटानो दरकार चाहिए बीजेपी सरकार, यानी अब बंगाल को बदलाव चाहिए, इसीलिए बीजेपी होए आउट, भरोसा इन, बीजेपी के वोट दी। इस बार भाजपा ने अपने नेशनल लेवल स्लोगन्स को रीजनल फेयर भी दिया, जैसे जय श्री राम के साथ साथ जय मां काली और जय मां दुर्गा की भी खूब गूंज रही। ऐसे ही जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है की जगह, जहां हुए पैदा मुखर्जी वह बंगाल हमारा है। और इन सब नारों का असर हमारे सामने है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो अब तक तो आपको ये समझ ही आ गया होगा कि राजनीति में नारे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो इन नारों से ही हम जैसे वोटर्स से कम्युनिकेट करते हैं। आई होप कि अब से आप इन्हें इग्नोर ना करके बहुत ध्यान से सुनेंगे भी और समझेंगे भी, ताकि किसी दिन कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन आपके सर पर एक गम की तरह ना पड़े और आप समय रहते उसकी राजनीति को समझकर सही चुनावी निर्णय ले सकें। क्योंकि जैसा कि एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर पेरिकल्स ने कहा था, जस्ट बिकॉज यू डोंट टेक एन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स डज नॉट मीन पॉलिटिक्स वोंट टेक एन इंटरेस्ट इन यू। तो विचार कीजिए। धन्यवाद।